बच्चों सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 1 में हमने एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेगुलर और डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका रेगुलर या डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत ही शॉर्ट रेंज तक। अब हम आज ये जानेंगे कि इस रेगुलर अरेंजमेंट के होने से या ना होने से दोनों टाइप के सॉलिड्स में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं और दोनों टाइप के सॉलिड्स किन किन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कॉपी पेन आप लोग निकाल के बैठिए। इधर मैं लिख रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इस साइड में लिख रहा हूं एमॉर्फस। देखिए बच्चों, जो भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की और एमॉर्फस सॉलिड्स की, उनका जो कह सकते हैं बेस होगा या उनका जो रीजन होगा वो क्या होगा, इन दोनों में जो ऑर्डर था पार्टिकल्स का, एक में कैसा था, एक रेगुलर ऑर्डर था, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्डर था, और दूसरे में कैसा था, इनडिसिप्लिन्ड या एक इररेगुलर ऑर्डर। यही कारण है कि इन दोनों सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से इनके पास क्या होता है, दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनके पास एक रेगुलर पैटर्न होने की वजह से, रेगुलर ऑर्डर होने की वजह से इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जितने भी टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सबकी एक फिक्स शेप होती है। एक्चुअल में हम इस चैप्टर में यही सब शेप्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल में मैं इसको आपको आगे कराऊंगा। जबकि मैं एमॉर्फस की बात करूं तो मैं एमॉर्फस में क्या लिखूंगा, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो इररेगुलर होता है 3D स्पेस में, इस वजह से इनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं बन पाती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। मैं इधर लिखूंगा, दे डू नॉट हैव अब देखिए मैंने लिख तो दिया दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, इस साइड मैंने लिख दिया दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। अब ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जरा ये आप ध्यान से समझिए। देखिए जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हुआ करते हैं, अगर हम उनको हीट करें, कभी भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए जैसे कि मान लीजिए ये एक सॉलिड ब्लॉक है, ये किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ब्लॉक। मान लीजिए इस समय ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा हुआ है सॉलिड। मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया, इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, 30 से 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, बढ़ते 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 मान लीजिए इसका टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी भी इसके अंदर सॉफ्टनिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब अभी भी ये पूरी तरीके से सॉलिड है। इसमें कहीं से भी हमें ऐसे साइन या ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत मेल्ट होने लगे या थोड़ा बहुत सॉफ्ट होने लगे, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ। हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए 250 डिग्री सेल्सियस पर। अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं है, अभी भी उतना ही हार्ड, उतना ही रिजिड है, बस हॉट हो गया, गर्म हो गया। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया और टेम्परेचर जैसे ही इसका 251 डिग्री सेल्सियस हुआ, अचानक क्या हुआ, ये मेल्ट हो गया। क्या बोला मैंने, अचानक ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। इसका मतलब एब्रप्टली मेल्ट हो गया। ये यही चीज क्या कहलाती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी हमें ये पता चल गया कि इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 251 डिग्री सेल्सियस।
शार्प, एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल गई कि 251 डिग्री सेल्सियस पर ये सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। इससे नीचे के किसी भी टेम्परेचर पर हमें मेल्टिंग के कोई साइन या सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़े थे। वो सॉफ्ट नहीं हो रहा था, वो मेल्ट नहीं हो रहा था। जबकि अगर हम किसी एमॉर्फस सॉलिड्स को लेते हैं यहाँ पर, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, इस टाइप की फिनोमिना हमें नहीं मिलती। जैसे अगर मान लीजिए यही एक एमॉर्फस सॉलिड होता, 30 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको लेते और जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते वो धीरे 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 सॉफ्ट होने लगता, और टेम्परेचर बढ़ाते और सॉफ्ट होता। क्योंकि सॉफ्ट होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे वो मेल्ट ही तो हो रहा है। इसका मतलब हम उसका कोई एग्जैक्टली कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई इतने टेम्परेचर पर ये सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, ग्लास, कांच जो होता है, अगर आप उसको गर्म करें, उसको आप हीट करें, तो वो अचानक मेल्ट नहीं होता, वो धीरे 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 पहले सॉफ्ट होगा, फिर और हीट करेंगे और सॉफ्ट होगा, और हीट करेंगे और सॉफ्ट होगा। इसलिए इसी वजह से क्या होता है, हम ग्लास को कई सारी डिजायर्ड शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, माउल्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ग्लास के कई अलग अलग शेप के आर्टिकल्स बने हुए मिलते हैं आपको, जैसे आपकी नाइट बल्ब्स हो गए, या आपकी शो लैंप्स हो गई, या और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह जो है जो ग्लास के बने होते हैं। कैसे बनते हैं वो सब, क्योंकि ग्लास में ये प्रॉपर्टी होती है, हम उसको हीट करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट होने पर हम उसको किसी भी डिजायर्ड शेप में माउल्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है ये भी। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब, क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर दे आर एनाइसोट्रोपिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एनाइसोट्रोपिक। और मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, दे आर आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक हुआ करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, जरा वो भी समझ लेते हैं कि एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक आखिरकार कहते किसको है। एक एग्जांपल देखिए आप। देखिए अभी मैंने आपको कल ही बताया था पिछले लेक्चर में कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, रेगुलर होता है। जैसे कि मैं ये एक अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये दो तरह के पार्टिकल मैंने इसमें दिखाए हैं, और आप देखें कि ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर है। दिख रहा है ना, एक सॉलिड एक हॉलो, एक सॉलिड एक हॉलो। है ना? और अगर मैं एमॉर्फस की बात करूं तो एमॉर्फस में ये अरेंजमेंट कैसा बनाऊंगा मैं, कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं होगा, मैं कोई भी पार्टिकल कहीं भी बना सकता हूं। देख रहे हैं ना, ये बन गया एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये बन गया एक एमॉर्फस सॉलिड। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए कि एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होते हैं। देखिए हर सॉलिड के पास अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर लूं, मैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात कर लूं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मैं एक दो के एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग 10th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करना चाहता हूं तो देखिए पहले मैं आपको डेफिनेशन में वाइज बता दे रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी होते क्या है। अगर हम किसी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करें, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने एक प्रॉपर्टी ली और मैं इसको मेजर कर रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और मैं ये प्रॉपर्टी को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करूं। मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी मेजर करी, या फिर मैंने इस डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी मेजर करी, या फिर मैंने इस डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी मेजर करी। अगर हर डायरेक्शन में वो फिजिकल प्रॉपर्टी मैं मेजर करूं और हर डायरेक्शन में हमें सेम वैल्यू मिले,
तो इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोट्रोपी। और जिन सब्सटेंसेस में ये होता है उसको हम बोल देंगे कि ये आइसोट्रोपिक है। और अगर ऐसा ना हो, कैसा ना हो, कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करी और हर डायरेक्शन में उसकी एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है, तो इस टेंडेंसी को या इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एनाइसोट्रोपी। और ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? एनाइसोट्रोपिक। समझ में आ रही बात? तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब मैंने यहां पर लिखा एनाइसोट्रोपिक, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेजर करूं तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर वो वैल्यू डिफरेंट आएगी। कारण क्या है? देखिए, ये अरेंजमेंट ही इसका रीजन है। आप जरा देखें, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में मेजर करता हूं तो मेरा एनकाउंटर कौन कौन से पार्टिकल्स के साथ होगा? देखिए, एक हॉलो, एक सॉलिड, एक हॉलो, एक सॉलिड, ये पैटर्न मुझको मिल रहा है। जबकि अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा तो मुझे सारे पार्टिकल्स कैसे मिल रहे हैं? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। वेयर एज अगर मैं इस वाली डायरेक्शन में जाऊंगा तो सारे पार्टिकल्स मुझे कैसे मिल रहे हैं? हॉलो वाले। तो आप समझ पा रहे होंगे ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो होंगी तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से ही ना। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिपेंड करेगी कौन से पार्टिकल्स के थ्रू हम उनको, कौन से प्लेन के थ्रू हम उनको मेजर कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हमें अलग टाइप के पार्टिकल मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में डिफरेंट पार्टिकल मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में डिफरेंट पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है? वैल्यूज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज होंगी। इसी का मतलब हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? एनाइसोट्रोपिक। अब जरा इधर देख लीजिए, इसमें क्या है? इसमें तो हमें कोई पता ही नहीं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है, तो हमें क्या लगेगा? हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं सारा अरेंजमेंट एक जैसा ही होगा, कहीं भी कोई भी पार्टिकल मिल सकता है, कोई भी यहाँ पर डेफिनेट नहीं है। इसका मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी आपको कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि ये आइसोट्रोपिक। समझ में आ रही बात? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो, इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा दूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है। हालांकि डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से ये क्यों चेंज हो जाती है प्रॉपर्टी, इसका मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े ग्राउंड में खड़े हुए हैं और वहां पर कम से कम 2 या 4 हजार लोग खड़े हुए हैं और एब्रप्टली खड़े हुए हैं, पता नहीं कौन कहाँ खड़ा हुआ है। कौन कहाँ से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, छोटे बच्चे हैं और ओल्ड एज वाले भी पर्सन हैं, है ना, वो सब मिले हुए खड़े हुए, सब मिंगल हैं एक दूसरे में। तो आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे आपको लगेगा ये तो क्या है? क्राउड है। आप वहां पर अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे कि छोटे बच्चे कहाँ पे खड़े हैं, वृद्ध लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, मेल्स कहाँ पे हैं, फीमेल्स कहाँ पे हैं, आप ये नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, वहां पर रोज बनवा दूं अलग अलग। मैं कह दूं कि गर्ल्स की ये 5 रोज हो गई, बॉयज की ये 5 रोज हो गई, उसके बाद चिल्ड्रंस की ये 5 रोज हो गई और उसके बाद ओल्ड एज पीपल की ये हो गई। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको, मान लीजिए आप बॉयज वाली डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपको सारे बॉयज ही दिखाई देंगे, तो ये अलग चीज हो गई ना। फिर आप गर्ल्स वाली रो में आएंगे तो उसमें सारी आपको क्या दिखाई देंगी? गर्ल्स ही दिखाई देंगी। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बॉयज की डायरेक्शन में बॉयज मिल रहे हैं, गर्ल्स की डायरेक्शन में गर्ल्स मिल रही है, चिल्ड्रन की डायरेक्शन में आपको सिर्फ चिल्ड्रन ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल रही है। यही क्या है? यही एनाइसोट्रोपी है। और अगर वो लोग एक दूसरे में मिंगल होकर ऐसे ही खड़े होते बिना किसी अरेंजमेंट के, तो आप क्या देखते कि किसी भी डायरेक्शन में देखें सब एक जैसा ही लगता है। वहां बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी, तो सब कुछ होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे विचार से समझ में आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे वाली प्रॉपर्टी पर। देखिए नंबर 4, दे हैव definite heat of fusion, they do not have definite heat of fusion.
एक्चुअल में ये हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो इसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड था और अभी 30 डिग्री सेल्सियस पर था, मैंने क्या कहा था, ये 250 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करके मुझे कहाँ तक पहुंचना पड़ा, 251 डिग्री सेल्सियस तक, और वो मेल्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या मुझको इसको हीट नहीं देनी पड़ी होगी, और उस हीट ने क्या करा, फ्यूजन कराया। हीट ऑफ फ्यूजन आप जानते हैं ना, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। देखिए जो मैं इस समय बता रहा हूँ ये हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। मैंने कहा कि 30 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक, 251 डिग्री सेल्सियस तक जो भी मैंने हीट दी होगी वो हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। एक्चुअल में ये एक लेटेंट हीट हुआ करती है, जो कब हम लोग मेजर करना शुरू करते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। मतलब ये कि ये सॉलिड था 30 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने इसको 251 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया, तब तक ये सॉलिड रहा, और 251 के बाद जो भी मैं इसको हीट दूंगा वो इसका क्या कराएगी, फ्यूजन कराएगी। अब वो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़वाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसकी हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन को आराम से मेजर कर सकते हैं, और ये कैसी होगी, डेफिनेट होगी, क्योंकि हमें पता है कि 251 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में हमने जो हीट दी, हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद जितनी भी हीट दे रहे हैं हमें वही तो काउंट करनी है। जबकि अगर हम इसकी बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो हमें वो पॉइंट ही पता नहीं चलेगा कि किस पॉइंट तक हमें हीट को कैलकुलेट नहीं करना है और किस पॉइंट के बाद हमें हीट को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर हमने कौन से पॉइंट की बात करी थी, 251 डिग्री सेल्सियस के बाद हमने हीट को कैलकुलेट किया था, वो जो हीट थी वो हीट ऑफ फ्यूजन थी। और 30 डिग्री सेल्सियस से 251 तक ले जाने में, टेम्परेचर को ले जाने में जितनी भी हीट दी थी उसको हमने काउंट नहीं करा था। ये हम तभी कर पाए जब हमें इसका एक फिक्स वैल्यू पता थी, हमें इसका एक मेल्टिंग पॉइंट पता था कि 251 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर तो हमें मेल्टिंग पॉइंट पता ही नहीं होगा। जब मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा तो हम हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रही है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसके बाद मैं एक के एक दो इनके एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, इनको याद रखें। क्या क्या एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, देखिए जितनी भी मेटल्स होती हैं इसके एग्जाम्पल। अभी तो पूरे चैप्टर में यही सब पढ़ना है, NaCl, NaBr, इस टाइप के जो कह सकते हैं आयनिक सब्सटेंस हुआ करते हैं, वो सब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में ही आते हैं। क्वार्ट्ज हो गया, और भी बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। यहाँ तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया है। अच्छा यहाँ पर मैं बात करूँ एमॉर्फस में, तो देखिए एमॉर्फस में क्या क्या आ जाता है। एमॉर्फस में आपकी देखिए जितनी भी टाइप की प्लास्टिक्स है वो प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड में आ जाएंगी। रबर है, रबर भी एमॉर्फस हुआ करती है। ग्लास है, ग्लास भी एमॉर्फस हुआ करता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि अब जो चैप्टर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे ये अपना, उसमें हमको ये एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये तो बस हमने जान लिया कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। हमें पढ़ना क्या है, डिटेल पढ़नी है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है ना। तो आप फटाफट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया, चलिए। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो आप नोट करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी तक हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। आगे हमें एमॉर्फस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ना। तो क्रिस्टलाइन के क्या क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पहला टाइप है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा टाइप है इसमें आयनिक सॉलिड्स। तीसरा टाइप है आपका मेटेलिक सॉलिड्स।
और फोर्थ टाइप है आपका इसमें कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स को ही नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये चार टाइप पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चार टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी डिटेल की कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं और कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं टेबल के थ्रू इनको कंपेयर कर रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए एक आप टेबल बना लीजिए। यहां पर हम चारों टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहां पर मैं लिखूंगा आयोनिक सॉलिड्स, यहां पर मेटालिक सॉलिड्स और यहां पर आ जाएंगे नेटवर्क सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड्स। क्लियर है? चलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, किन पार्टिकल्स से मिलकर ये बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं। मॉलिक्यूल्स 3D स्पेस में एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, बन जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। आयनिक सॉलिड्स नेम सजेस्ट कर रहा है, आयंस होते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, मेटल आयंस या कर्नल्स, इनको क्या होते हैं, कर्नल्स। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कर्नल्स क्या चीज है। और नेटवर्क सॉलिड्स में क्या हुआ करते हैं, एटम्स। समझ में आ रही है? देखिए सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं, आयंस आप जानते हैं, मेटल आयंस या कर्नल्स क्या होते हैं मैं भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, एटम्स आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जरा एक मिनट देखिए कर्नल्स क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल का पीस है और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, मान लेते होते ही। अच्छा मेटल्स में क्या होता है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है बहुत लूजली बाउंड होता है, आपको पता है सोडियम मेटल है, कोई भी एक मेटल ले लें तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हुआ करता है आफ्टर मोस्ट शेल का, उसके पास जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस का वो सबसे कम होता है, वो सबसे लूजली बाउंड हुआ करता है। तो अगर कोई मेटल का पीस मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रखा है, तो ये टेम्परेचर हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन फॉर अ टाइनी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज टेम्परेचर, बहुत बड़ा टेम्परेचर है। इसकी वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और एनर्जेटिक होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर एटम से बाहर आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ये सारे अपने अपने एटम्स को छोड़कर कहाँ आ गए, बाहर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अभी एटम से बाहर आ गए लेकिन मेटल के सरफेस को छोड़कर नहीं जा पाए। एग्जाम्पल के तौर पर उन शैतान बच्चों की तरह आप इनको मान लीजिए कि जो अपने क्लास से तो बाहर है लेकिन स्कूल की बाउंड्री के अंदर है। स्कूल की बाउंड्री को कंपेयर करिए आप मेटल के पूरे सरफेस से और क्लास को कंपेयर करिए एटम से। तो कुछ शैतान बच्चे होते हैं ना, क्लास से बाहर चले, क्लास बंक कर रहे हैं लेकिन स्कूल के अंदर ही कहीं ना कहीं कैंपस में छिपे होंगे, कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम से निकलकर कहाँ आ गए, मेटल के सरफेस पर। और इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से
ये एकदम क्या करने लगते हैं, हैब्जार्डली और एब्रप्टली इधर उधर क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। इसलिए आइंस्टीन ने एक बार कह दिया था कि देयर इज अ ह्यूज ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल पीस, कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक महासागर पाया जाता है। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं, जो ये आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत, जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स। और अब एक बात बताइए जरा, ये जो एटम थे पहले, इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद क्या ये एटम रहे? भाई पहले जितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे इनके अंदर, उतने ही प्रोटॉन्स भी रहे होंगे। तो ये सारे के सारे एटम थे, एटम न्यूट्रॉन होता है इसलिए हम उसको एटम बोल भी रहे हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर आ गया तो क्या अब भी ये न्यूट्रल रहा? नहीं। जब न्यूट्रल नहीं रहा तो हम इसको एटम नहीं कह सकते। अब ये सारे एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो गए होंगे। बस यही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस क्या कहलाते हैं, कर्नल्स। बात समझ में आ रही है? तो मेटेलिक सॉलिड्स में इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हुआ करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमारी बुक्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी लिखा करते हैं। हम लोग जानते हैं ना, हम लोग देखिए 10th में पढ़ा भी था कि मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट? चलिए आगे वाली प्रॉपर्टी पे अब नजर डालते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है बाइंडिंग फोर्सेस। देखिए सॉलिड है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे के सारे जो टाइप है किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। सॉलिड है ना, तो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा वहां पर कोई ना कोई। तो अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अलग अलग टाइप का अट्रैक्शन फोर्स हुआ करता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे। यहाँ पर क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, मेटल कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है कि नहीं? अच्छा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो भी देखिए 2 या 3 टाइप के, उनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी नीड नहीं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। देखो चूंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो वैन डर वाल्स फोर्सेस है। और वैन डर वाल्स फोर्सेस तो कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो उन फोर्सेस के टाइप के अकॉर्डिंग हम इनके भी टाइप बता सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, अगर दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम कोई फोर्स को कंसीडर करते हैं तो हमेशा 2 एडजेसेंट पार्टिकल के बीच का फोर्स ही तो देखते हैं। हालांकि पार्टिकल्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम फोर्स तो किन्हीं 2 पार्टिकल के बीच में देखेंगे। तो मान लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक टाइप क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है कि नहीं? और उनके बीच में फोर्स कौन से लगे, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। दूसरा टाइप हो सकता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो पोलर हो, जैसे HCl HBr टाइप, NH3 टाइप। तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो दूसरा टाइप क्या हो गया इसका, पहला तो क्या हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा क्या हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर में कौन से फोर्स लग रहे थे, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। और पोलर में कौन से लग रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। समझ में आ रही बात? और ये भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप की हो, जैसे मैंने अमोनिया का एग्जांपल वहां पर दिया, एक्चुअल में अमोनिया का एग्जांपल देखिए यहाँ पे देना चाहिए तीसरे टाइप में। देखिए अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो आपस में है तो ये भी पोलर, लेकिन इनकी पोलैरिटी इतनी ज्यादा होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। और आपने जब पढ़ा था 11th क्लास में कि जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं।
तो तीसरे टाइप के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है कि नहीं। और उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट्स। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन फोर्सेज है वो बहुत वीक है, वन डबल फोर्सेज वीक फोर्सेज होते हैं। जब वीक फोर्सेज से कोई सॉलिड बना हुआ है तो उस फोर्स को तोड़ना बहुत आसान है। तोड़ना आसान है इसका मतलब कम एनर्जी में हमारा काम हो जाएगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, लो होते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो हुआ करते हैं इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, वेरी हाई। मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होते हैं, हाई होते हैं। जबकि जो नेटवर्क सॉलिड्स हैं और कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, हालांकि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कैसे हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं एटम्स, लेकिन ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल चीज है इसमें आती है। आपने डायमंड के बारे में सुना होगा, 3D स्ट्रक्चर होता है, पूरा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वेरी हाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे हैं, लो हैं, आयनिक सॉलिड्स के वेरी हाई, कोवेलेंट सॉलिड्स के भी वेरी हाई, और मेटेलिक के कैसे हैं, फेयरली हाई कह सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर हुआ करते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। आयनिक सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आयनिक सॉलिड हुआ करते हैं वो अगर सॉलिड स्टेट में हम उनको कंपेयर करें तो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर का काम करते हैं। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर इसलिए होते हैं क्योंकि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस के द्वारा ये बनते हैं, वो एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली पैक्ड हुआ करते हैं कि वो मूव ही नहीं कर सकते। यानी चार्ज को मूव कराने वाले चार्ज कैरियर्स ही जब प्रेजेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी कहां से। लेकिन अगर हम इनको मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं या फिर हम इनके सॉल्यूशंस बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये आप ध्यान रखेंगे। मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, आप जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हम वायर यूज करते हैं कॉपर के, ठीक है, वो आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। क्यों यूज करते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आप लोग किचन में वेसल्स यूज करते हैं, हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, क्यों, वो सब मेटालिक सॉलिड ही हुआ करते हैं। इसके अलावा अगर हम नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो नेटवर्क सॉलिड में सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाएगा। ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसके अलावा सारे के सारे जितने भी नेटवर्क सॉलिड हैं, चाहे मैं सिलिका की बात कर लूं, चाहे मैं डायमंड की बात कर लूं, ये सब के सब कैसे होते हैं, इंसुलेटर हुआ करते हैं। लेकिन हाँ, डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चल रहा है। इसके बाद एक पॉइंट मैं यहाँ पर और कंपेयर करा दूं, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया, चलिए। इसके बाद मैं इनकी फिजिकल नेचर को और कंपेयर करा दूं कि इन अलग अलग टाइप के सॉलिड्स की फिजिकल नेचर क्या होती है, ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। हालांकि आप इनके अंदर पाए जाने वाले फोर्सेस से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिजिकल नेचर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो सॉफ्ट हुआ करते हैं। अगर मैं इसके और इनसाइड और अंदर चला जाऊं तो आप देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप बताए थे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसमें जो पोलर और नॉन पोलर है वो और ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो बाकी दोनों के कंपेयर में थोड़े से हार्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं, समझ ही रहे ना, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, कंप्रेस कर नहीं सकते, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कैसे होंगे, हार्ड होंगे। लेकिन एक चीज और है,
हार्ड के साथ साथ ये ब्रिटल भी होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब हम इनको हैमरिंग करके यानी कि स्ट्राइक करके इनकी थिन शीट्स नहीं बना सकते, हम इनको खींचकर इनके वायर्स नहीं बना सकते। मतलब ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं। आगे अगर आप इनके ऊपर हैमरिंग करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स ये भी हार्ड होते हैं, लेकिन ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। इनकी हम थिन शीट्स भी बना सकते हैं, इनके हम वायर्स भी बना सकते हैं। नेटवर्क सॉलिड्स जो है बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वेरी जैसे डायमंड। ठीक, अब मैं बात कर ले रहा हूं इनके एग्जांपल्स की। एग्जांपल बहुत जरूरी है याद रखना। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो तीनों कैटेगरी थी, मैं तीनों के एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए I2 है, CCl4 है, ये तो एग्जांपल होगा किसके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। इसके अलावा आप HCl लिख सकते हैं, आप HBr लिख सकते हैं। चलिए दो बहुत है, ये एग्जांपल होगा किसके, पोलर के। और आपने अगर H2O लिख दिया, आपने अगर NH3 लिख दिया, ये एग्जांपल होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड के। और ये सारे एग्जांपल आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लिख सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स में क्या एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे आप NaCl लिख सकते हैं, आप NaBr लिख सकते हैं, आप MgO लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ये आपके क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स हो गए। मेटेलिक सॉलिड्स में जितनी भी मेटल्स होती है सब लिख सकते हैं, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, जिंक है, etc। और नेटवर्क सॉलिड में आप एग्जांपल लिख सकते हैं किसका, सिलिका का, SiO2 का। इसके अलावा आप इसमें डायमंड का एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें ग्रेफाइट का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सारी प्रॉपर्टीज का जो कह सकते हैं मेन रीजन रहा डिफरेंट होने का, वो क्या रहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। ठीक है कि नहीं। तो मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। अभी आपका होमवर्क यही है कि जितने भी मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में टॉपिक्स आपको कवर करा दिए हैं, कहाँ से, सबसे पहले मैं सॉलिड स्टेट की मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज बताई थी वो, इसके अलावा सॉलिड का क्लासिफिकेशन मैंने बताया, कौन कौन सा, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का, दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना बताया, और उसके बाद मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन बताया। इतनी चीज को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।